अगस्त 2024 बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों लोग थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश एक ही आवाज में चिल्ला रहा है। और फिर वो खबर आई जिसे दुनिया को चौंका दिया। शेख हसीना जो 15 सालों से बांग्लादेश की आयरन लेडी बनी हुई थी, उन्हें महज 45 मिनट के अंदर अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन क्या सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश के उस काले सच की पड़ताल करेंगे जिसमें इकोनॉमी का गर्व भी है और खून खराबे की दास्तान भी। हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की, पाकिस्तान और चाइना के बढ़ते कदमों की और उस शरीफ ओस्मान हादी का जिसके मौत ने एक बार फिर बांग्लादेश को आग में झोंक दिया। मैं हूं आकाश कुमार गुप्ता, सभी का स्वागत है अखंड विजन यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शेख हसीना के बारे में। शेख हसीना पहली बार 1996 में पीएम बनी थी, लेकिन उसका असली दबदबा शुरू हुआ था 2009 से, जो 5 अगस्त 2024 तक चला था। मैं आपको शेख हसीना के टाइम पे जीडीपी कितना ग्रोथ हुआ, पूरा मैं आपको इकोनॉमी के बारे में बता देता हूँ और कितने साल तक पीएम रही। शेख हसीना का टोटल ईयर था 20 साल। सबसे पहले 1996 से लेकर 2001 तक पीएम बनी, फिर 2009 से 2024 तक लगातार रही। शेख हसीना टाइम पे जीडीपी ग्रोथ एवरेज 6% ज़्यादा था और जीडीपी पर कैपिटा में इंडिया और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दी थी। और शेख हसीना टाइम पे वहाँ का जो मेन सेक्टर था वो गारमेंट इंडस्ट्री था, यानी बांग्लादेश दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया था। अब आते हैं मेन स्टोरी पे। शेख हसीना ने बांग्लादेश को एशियन टाइगर बनाया, पद्मा ब्रिज जैसे बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए, लेकिन इस तरीके का कोई कीमत नहीं थी। डेमोक्रेसी का खात्मा। शेख हसीना पे आरोप लगे थे कि उन्हें अपोजिशन को जेल में डाला है, मीडिया की आवाज दबाई है और इलेक्शन में धांधली की है। इस ऑथोरिटेरियन रूल ने लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया था और इस गुस्से को चिंगारी मिली वहां का कोटा सिस्टम से। सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए था जो 1971 के जंग लड़े थे। स्टूडेंट ने कहा हमें मेरिट चाहिए, कोटा नहीं। लेकिन हसीना ने यहीं पे एक बहुत बड़ा गलती कर दी। उन्होंने प्रोटेस्टर को राजाकर कर दिया। इसका मतलब होता है 1971 में पाकिस्तान के साथ देने वाले गद्दार। बस फिर क्या था, पूरा देश सड़कों पे उतर आया। शेख हसीना के टाइम पे जो भी कुछ प्रोटेस्ट किस तरह बांग्लादेश छोड़ के आई भारत, उसका मैं आपको टाइमलाइन दे देता हूँ, पूरा बता देता हूँ। जुलाई 2024 में हिंसा शुरू हुई थी, 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। फिर 4 अगस्त को प्रोटेस्टर ने लॉन्ग मार्च टू ढाका का ऐलान किया था और फिर 5 अगस्त को वहाँ के आर्मी ने शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया और उसी दिन पीएम रेसिडेंस छोड़ना पड़ा। वो फिर एक हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत आई थी। शेख हसीना के जाने के बाद नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को 8 अगस्त 2024 को चीफ एडवाइजर बना दिया गया था और यूनुस को गवर्नमेंट बैंकर कहा जाता है। लेकिन उनकी एंट्री के साथ ही बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी बदल गई थी। यूनुस और भारत के रिश्ते क्या था पूरा मैं आपको बता देता हूँ। यूनुस हमेशा से शेख हसीना को दुश्मन रहे हैं क्योंकि भारत ने हमेशा शेख हसीना का साथ दिया, इसलिए यूनुस का मन भारत के लिए कड़वाहट पहले से थी। सत्ता में आते ही उन्होंने भारत से दोस्ती कम और पाकिस्तान और चाइना से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी थी। यह पार्ट सबसे सेंसिटिव है क्योंकि यूनुस के आते ही पाकिस्तान के आईएसआई बांग्लादेश में एक्टिव हो गए थे। पाकिस्तान आने वाले जहाजों पे कस्टम इंस्पेक्शन तक हटा दी गई थी। पाकिस्तान के लोगों के लिए वीजा रूल तक आसान कर दिए गए थे। चाइना अब बांग्लादेश के पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा था। यूनुस ने चाइना में जाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जिक्र किया जो इंडिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश अब इंडिया फर्स्ट से पाकिस्तान चाइना फर्स्ट पॉलिसी अपना रहे थे। अब आते हैं कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ पे। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को इलेक्शन होने का ऐलान हो चुका है और इस चुनाव में एक नया चेहरा उभरा था, शरीफ ओस्मान हादी। कौन था शरीफ ओस्मान हादी और क्या था उसका मैप, चलिए जानते हैं। ओस्मान हादी इनकलाब मंचा का एक स्पोक पर्सन था। वो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता था। उसने फेसबुक पे एक नया मैप पोस्ट किया था जिसमें उसने अखंड बांग्लादेश या ग्रेटर बांग्लादेश का जिक्र किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया। इसने भारत में काफी गुस्सा पैदा किया था। क्या था ओस्मान हादी का पूरा मैप मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट यानी जो 7 सिस्टर है उसको बांग्लादेश में ऐड कर दिया था
और जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया था। ओस्मान आदी को मामूली नेता नहीं था, वो 8 सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहा था। लेकिन 12 दिसंबर को जब वो ढाका के विजयनगर में अपना इलेक्शन का प्रचार कर रहा था, तभी अचानक मोटरसाइकिल पे आए हमलावरों ने उसके सर पे गोली मार दी। हादी को पहले ढाका और फिर एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। हादी के मौत के बाद बांग्लादेश में एक नैरेटिव फैलाया गया, शूटर शेख हसीना का बंदा है। कहा गया कि हमला करने वाला फैसल करीम मोसाद, जो कि अवामी लीग का सपोर्टर है, पर यह कोई कंफर्म नहीं हुआ। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट और रेडिकल ग्रुप ने दावा किया कि शूटर गोली मारकर भारत भाग गया और भारत की सरकार उसे शरण दे रहा है, और इससे भारत का जवाब भी आया। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस सारे आरोपों को सख्ती से खारिज किया। भारत ने साफ कहा कि बांग्लादेश की अंदरूनी मामला और भारत पर लगाए गए आरोप पूरा तरह से गलत है। हादी के मौत के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर जो हुआ उसने दुनिया को डरा दिया। ढाका में इंडियन हाई कमिश्नर के बाहर हजार को भीड़ जमा हो गई। वहां भारत विरोधी नारे लगाए गए और एम्बेसी पे ईंटें पत्थर फेंके गए। हिंसा इतने बढ़ गई कि भारत को अपने सारे वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद करने पड़े और अपने डिप्लोमेट की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार को समन किया। और इसी हिंसा के बीच दीपू चंद्रा, जो कि एक हिंदू वर्कर था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। रेडिकल ने उसे हादी के मौत का बदला लेने का निशाना बनाया। आज बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां इलेक्शन से पहले सिर्फ खून और नफरत दिख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो शांति की बातें करते थे, आज वही मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान और चाइना के करीब जा रहे हैं और भारत के साथ दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं। अगर इसी तरह वहां के रेडिकल सड़कों पे कब्जे करते रहे और शरीफ ओस्मान हादी जैसे लोगों को शहीद बनाकर भारत पे झूठे आरोप लगाते रहे, तो साउथ एशिया की शांति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। क्या आपको लगता है कि भारत को बांग्लादेश के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए? क्या यूनुस सरकार जानबूझकर भारत पे इल्जाम लगा रही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद।